हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, ये एक और वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। चाहे आप एचएसएससी सीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी एग्जाम के लिए, डीटीपीएसबी किसी भी एग्जाम के लिए जहां पर कॉमर्स आ रहा है या फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ रहा है, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहने वाली है। ये एक एमसीक्यू वीडियो है बच्चों, और एमसीक्यू वीडियो आप लोगों का ऐसा है जिन बच्चों ने मटेरियल पढ़ लिया है उन बच्चों को कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार पता नहीं चलता है, उन सभी को ये हेल्प हो जाएगी। और प्लीज आप लोग ये एमसीक्यू वीडियो को देखिएगा, अटेम्प्ट करिएगा और इतना देखिए कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। बच्चों, अभी तक एग्जाम की कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास, मैंने बोला है कि आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ, मेरे पास कोई खुफिया सोर्सेज नहीं है जिससे मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि एग्जाम कब होने वाला है। बट प्लीज, आप लोगों की इतनी प्रिपरेशन की है, आप लोग यहाँ तक आए हैं, आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, इस प्रिपरेशन को बेकार ना जाने दें। अपने अदर फॉर्म भी साथ में डालें, जैसे यूपी में निकले हुए हैं आप लोगों के, डीटीपीएसबी के बहुत सारे निकले हुए हैं, तो ऐसे फॉर्म भी साइड बाय साइड डालें। ठीक है, जिनकी एमकॉम है वो आप लोग नेट का फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं इसमें, एचएसएससी सीईटी मेंस में। ठीक है, पढ़ते रहें, चाहे बेशक से अगर अभी तक पेपर का सोच के 7 घंटा 6 घंटा पढ़ रहे थे तो अब 2 से 3 घंटे पढ़िए, बट बिल्कुल छोड़िएगा मत। मुझे पता है बेटा, थोड़ा कहना आसान होता है, करना मुश्किल होता है। जैसा ही एग्जाम का कुछ ऐसा होता है, मुझे खुद बुरा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट सच में इस चीज में हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कितना ही कर लो, इनकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ही एकदम से एग्जाम ले लेंगे। तो प्लीज बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन जरूर करते रहना। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ आज की वीडियो, और आई होप आप लोगों को ये एमसीक्यू से कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पिछली वीडियो में 1-2 क्वेश्चन गलत हुए थे एमसीक्यू में। एक तो जो था वो इकोनॉमिक का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक वो गलत हुआ था। ठीक है, उसका मैंने ऑप्शन गलत बता दिया था गलती से, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी मोस्टली ऑथेंटिक मैटर लाने की कोशिश करती हूँ, और मोस्टली आंसर वही होते हैं जो ऑन बोर्ड माना गया है, या जिस भी प्रीवियस एग्जाम से ये क्वेश्चन होते हैं, तो प्रीवियस एग्जाम है जो बोर्ड ने आंसर माना है, मैं वो मानती हूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों, शुरू करती हूँ आज की वीडियो, वरना लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सारे बच्चे चीजों को रट लेते हैं, बट आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को चीजें पढ़नी है। ठीक है, समझनी है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, इसका आंसर करेंगे मोस्टली बच्चे, बट नहीं, सिर्फ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ भी होता है। फिर इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन द फर्म, फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना आप लोगों का फर्म के अंदर, वो भी होता है। और उसके बाद है ऑल ऑफ दीज। देखो, अब इसका आंसर बी गिवन है, यहाँ पे डी आएगा, जो फाइनेंशियल इंश्योर करता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी इन द फर्म के अंदर, तो उसे बोलते हैं ऑल ऑफ दीज, की मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वेल्थ भी और ये भी। तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी। फिर है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लॉन्ग टर्म आता है, शॉर्ट टर्म आता है, ऑल फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं, तो आंसर इज बी। फिर है द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज द रिजल्ट ऑफ, जो मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म होती है वो क्या होता है? मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है? तो ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न के कारण मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डिसाइड होती है, ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। फिर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? लेसर देन द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, बिल्कुल, इक्वल टू द लास्ट डिविडेंड पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्वल टू द डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कमिंग ईयर, तो आंसर इज डी। ठीक है, फिर है वोल्टर मॉडल फॉर्मूला में, वोल्टर मॉडल फॉर्मूला है, वोल्टर और गॉर्डन दो तरह के मेन फॉर्मूले हैं आप लोगों के फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, आप लोगों को पढ़ाए गए हैं, आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। उसमें डी स्टैंड्स फॉर, यानी डी क्या है? सबसे पहला है डिविडेंड पर शेयर, डायरेक्ट डिविडेंड, डायरेक्ट ईयरिंग अर्निंग, सॉरी। फिर उसके बाद है आप लोगों का डी नन ऑफ दीज, तो योर आंसर इज
डी ए आएगा इसका डिविडेंड पर शेयर। योर आंसर इज डी फॉर डिविडेंड पर शेयर। फिर है आप लोगों का सिक्योरिटी इज नोन एज वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी, ठीक है। तो दैट सिक्योरिटी इज नॉन वेरिएबल इनकम, वेरिएबल यानी फिक्स इनकम नहीं होती है। फिक्स इनकम आपकी डिबेंचर में होती है, प्रेफरेंस में होती है, बट नहीं होती है यानी वेरिएबल होती है। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर ऐसे गिवन है, नीचे गिवन है। फिर क्विक एसेट डज नॉट इंक्लूड, क्विक एसेट्स के अंदर कौन सा इंक्लूड नहीं है, क्विक एसेट कौन सा नहीं है, ठीक है। लिक्विड एसेट कौन सा नहीं है। फिर आप लोगों का गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, बुक है, तो कौन सा नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है। फिर है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में रिक्वायर्ड होती है। करंट एसेट लॉन्ग टर्म नहीं होती, शॉर्ट टर्म होती है। फिक्स एसेट लॉन्ग टर्म होती है। आंसर इज बी, 8 का आंसर इज बी। फिर है फाइनेंशियल लिवरेज कैन बी मेजर्ड इन, जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो कैसे मेजर किया जाता है, तो सी, बोथ ए एंड बी। फिर है करंट रेशो ऑफ अ कंसर्न इज 1। अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से उठाए गए हैं, ये दोबारा भी रिपीट हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे। करंट रेशो ऑफ कंसर्न इज ए, इट्स नेट वर्किंग कैपिटल इज नेगेटिव, ठीक है। फिर है आप लोगों का आंसर, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ इम्प्लाइज, रिस्क रिटर्न का क्या मतलब है, टेकिंग डिसीजन इन सच अ वे व्हिच ऑप्टिमाइज द बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। ये ऊपर भी पढ़ा है हम लोगों ने कि ऐसा डिसीजन लेना जो बैलेंस कर सके रिस्क और रिटर्न के बीच में। फिर है डैश इज अ स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, ऐसा कौन सा है जो स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है, तो आप लोगों का फाइनेंशियल रिस्क इज ए स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, फाइनेंशियल रिस्क आपका स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर होता है। फिर आप लोगों का डैश इज नॉट अ डाइवर्सिबल और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर, कौन सा डाइवर्सिबल नहीं है, तो आप लोगों का इंडस्ट्रियल रिसेशन डाइवर्सिबल नहीं है, ये डाइवर्सिबल रिस्क नहीं है और स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर है। फिर है उसके बाद आप लोगों का ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों का मोस्टली बार ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है जहां पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो आप लोगों को एक बार खुद से ट्राई कर लेना है, ये मैंने अपने मॉक में ये क्वेश्चन डाला हुआ है और वहां पर सोल्व भी करवाया हुआ है। इसका आंसर आएगा इफ मिस्टर अनिल परचेज 100 स्टॉक्स ऑफ फ्यूचरा इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड RS21 और सोल्ड कर दिया 15 मार्च को 435 रुपए में, ठीक है। फिर 14 मार्च को यानी नेक्स्ट ईयर सेल किया था उसने और डिविडेंड 2.50 पर शेयर है। तो जो अनिल है उसने होल्ड जो रिटर्न रखा वो कितने का होगा, तो आपका 78.60% होगा, ठीक है। आप लोगों को ये क्वेश्चन एक बार ही देख लेना है। फिर है आप लोगों का द मेजर बेनिफिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इज टू, जो मेजर बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन का वो क्या है, तो वो है रिड्यूस एक्सपेक्टेड रिस्क। कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड जो रिस्क है उसको मतलब डाइवर्सिफाई, एक आप लोगों ने थ्योरी भी पढ़ी होगी कि डाइवर्सिफिकेशन करना रिस्क को, कि एक जगह रिस्क है तो जो उसको रिड्यूस करने के लिए रिस्क को रिड्यूस करना, एक्सपेक्टेड रिस्क को, यानी जितना भी रिस्क होने वाला है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करना। बहुत सारे रिस्क ऐसे होते हैं जिनको रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, बट कुछ को डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। फिर आगे है आप लोगों का द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का है, ठीक है। जो आप लोगों का ये CAPM का मेथड कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का है ये, और इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को आता होगा। जो CAPM है, जो जैसे आप लोगों को कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बहुत सारे मेथड है ना, बहुत सारे आप लोगों के कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बहुत सारे मेथड है, जिसमें CAPM जो मॉडल है वो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिला है। और आप लोगों को ना मतलब ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों को बहुत हार्ड भी लगता है। वो हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आप चीजों को बेसिक से नहीं पढ़ते हैं और समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आपको तब तक चीजें हार्ड ही लगती रहेंगी, तब तक आप लोग उस चीज को बेसिक से नहीं पढ़ेंगे,
ठीक है। तो इसमें जो CAPM है ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी का ही मेथड है, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में क्या होता है, आप लोगों को बहुत सारी मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं वो गिवन होते हैं, लेकिन ये CAPM एक ऐसा मेथड है जहां से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, तो प्लीज आप लोग इसको देख लेना। देखो इसमें क्या होता है, आप लोगों का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। इक्विटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों को इक्विटी को जो डिनोट करते हैं वो किससे करते हैं, डिनोट करते हैं ई से, है ना। तो KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। तो आप लोगों का क्या होता था, रिस्क फ्री RF यानी रिस्क फ्री प्लस बीटा और RM यानी जो रिस्क मार्केट में है और रिस्क फ्री, ये फॉर्मूला होता है। इसी को पुट करना है, बाकी आंसर आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, रिस्क फ्री है आप लोगों का 8% और एक्सपेक्टेड जो रेट है वो एक्सपेक्टेड रेट है 15%। इसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको लगाएंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 17.8%। ठीक है, आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के कितने मेथड होते हैं वो आप लोग अपने नोट्स में लिख रखे होंगे, उनको रिवाइज करो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये बस ये फॉर्मूला याद रखना है, रिस्क फ्री कितना है प्लस बीटा की वैल्यू आप लोगों को मार्केट पोर्टफोलियो द बीटा ऑफ इकोनॉमिक बॉडीज, ये बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फिर आप लोगों को ये वाला निकाल लेना, इससे आ जाएगा आप लोगों का 17.8%। राइट, फिर है आगे चलते हैं। देखो, डैश इज कंसर्न्ड विद द एक्विजिशन फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड। कौन सा ऐसा है जो एक्विजिशन करता है फाइनेंसिंग और इससे रिलेटेड है मैनेजमेंट ऑफ एसेट से, तो आप लोगों को पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर है आप लोगों की डैश इज अ कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस होती है, वो क्या होता है आप लोगों का, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। हाँ, जो भी अर्निंग होती है टैक्स कटने के बाद वो होता है आप लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी आप लोगों का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, आफ्टर टैक्सेस है या बिफोर टैक्सेस है। फिर है डैश इज अप्रोप्रिएट गोल ऑफ अ फर्म। अप्रोप्रिएट गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है वेल्थ को मैक्सिमाइजेशन करना। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, प्लीज ध्यान रखना। एक फर्म के दो गोल होते हैं, एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, लेकिन वेल्थ को प्रेफरेंस देते हैं हम लोग। ठीक है, बच्चे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देते हैं, इसलिए बोल रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज अ प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म। प्रॉफिट, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जिसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आप लोगों का प्राइमरी गोल होता है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्ड द फर्म्स रिस्क लेवल, नो। रिस्क लेवल को कंट्रोल करता है, नया ना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल नॉट नीड, मैं सीधा आंसर पढ़ लेती हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसर्न मोर विद मैक्सिमाइजिंग नेट इनकम देन स्टॉक प्राइस, नेट इनकम देन स्टॉक प्राइस। फिर है आप लोगों का आगे, इफ अ कंपनी इश्यूज बोनस शेयर द डेप्ट इक्विटी रेशो। अगर कोई बोनस शेयर इशू करता है तो उससे इंप्रूव भी होगी आपका डेप्ट और इक्विटी रेशो, ये आप लोगों को भी पता होगा, इजी क्वेश्चन। ठीक है, फिर है आप लोगों का आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ट्रेजर ऑफ द मॉडर्न कॉर्पोरेशन बट रेदर देन द कंट्रोलर। ये आप लोगों को पता है, ट्रेजरी और ये सबसे रिलेटेड क्या होता है, बजट और फोरकास्ट से रिलेटेड होता है। फिर है द डैश डिसीजन इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द अप्रोप्रिएट मेकअप ऑफ द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। राइट साइड आप लोगों का बैलेंस शीट, मतलब कौन सा डिसीजन, बैलेंस शीट की राइट साइड कौन सी होती है आप लोगों को पता होगा, एसेट साइड होती है। ठीक है, लेफ्ट साइड आप लोगों की लाइबिलिटी, तो एसेट मैनेजमेंट हो जाएगा। 24 आंसर इज बी, यानी आप लोगों की फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगों की एसेट साइड होती है। फाइनेंशियली आप लोग सब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कब होते हो, जब आप लोगों की एसेट इंक्रीज होती है। फिर ट्रेजरर शुड रिपोर्ट टू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, को रिपोर्ट करता है आप लोगों का कौन, फाइनेंशियल ट्रेजरर शुड रिपोर्ट, ट्रेजरर जो रिपोर्ट करता है वो आप लोगों का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को करता है। फिर है आप लोगों का आगे, एक मिनट रुकना, द डैश डिसीजन इन्वॉल्व्स अ डिटर्मिनेशन ऑफ द टोटल अमाउंट of assets needed, a composition of the assets, whether any assets need to reduce, eliminated or replaced। ऐसी कौन सी होती है जो मतलब अगर एसेट में कोई खराबी है या नीड है आप लोगों को एसेट को चेंज करने की, वहां पे आप चेंज करते हो और एसेट
को रिड्यूस करते हो या एलिमिनेट करते हो या रिप्लेस करते हो, वो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है। आप लोगों को पता है मेन जो आप लोगों के स्कोप बोल दो या टाइप्स बोल दो, तो 3 तरह के डिसीजन होते हैं। कौन कौन से? फाइनेंशियल डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में आप लोग अपनी एसेट्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कहाँ कौन सा फंडा कहाँ मतलब कहाँ पे क्या इन्वेस्ट करना है ये सोचते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आप लोग क्या करते हैं, सॉरी फाइनेंशियल डिसीजन में कहाँ से कौन सा पैसा आएगा ये डिसाइड करते हैं। इन्वेस्टमेंट में आप लोग जो भी एसेट है उनको एलिमिनेट हो गई है वहां से रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। और डिविडेंड डिसीजन में आप लोग जो प्रॉफिट हुआ है उसको एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर के बीच में बांटना है या नहीं बांटना है, इस चीज का डिसाइड करते हैं। फिर द पार वैल्यू, आप लोगों का जब द पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक्स एंड बॉन्ड आउटस्टैंडिंग इज टर्म्ड एज, जो पार वैल्यू होती है स्टॉक और बॉन्ड्स की वो क्या होती है, जो मतलब देखो आप लोगों की जो वैल्यू होती है स्टॉक की और इन सब की, ये क्या होती है? 3 तरह की वैल्यू होती है। कौन कौन सी बेटा? आप लोगों की 3 तरह की वैल्यू होती है। कौन कौन सी? पहली होती है आप लोगों की पार वैल्यू, सेकंड होती है आप लोगों की डिस्काउंट रेट, यानी पार पे डिस्काउंट पे, मतलब स्टॉक आप लोगों के 3 तरह के इशू किए जाते हैं, पार पे, डिस्काउंट पे और किस पे? प्रीमियम पे। ठीक है, जब पार पे मतलब इशू किए जाते हैं तो क्या बोलते हैं? जितने का है उतने पर ही इशू किया गया उसे बोलते हैं पार पर। और क्या डिस्काउंट किसे बोलते हैं? जितने की वैल्यू है स्टॉक की उससे कम पे किया जाता है तो उसे बोला जाता है कि भाई ये तो डिस्काउंट पे किया गया है। फिर उसके बाद आप लोगों का क्या होता है? प्रीमियम, यानी जितने का आप लोगों का स्टॉक है यानी शेयर है उससे ज्यादा में तो आप लोगों का क्या होता है? वो क्या होता है? उससे ज्यादा में आप लोगों का प्रीमियम। तो पार वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग इज टर्म्ड एज, पार वैल्यू होती है तो वो होता है कैपिटलाइजेशन। क्या होता है? कैपिटलाइजेशन। फर्स्ट इज योर आंसर इज कैपिटलाइजेशन। फिर है आगे, अकॉर्डिंग टू द टैक्स ऑथर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 3 फाइनेंशियल डिसीजन। ये मैंने अभी अभी बताया है कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, कौन सा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो मोस्ट में से 3 में से मोस्ट बोला जाए तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आप लोगों का मेन होता है। ठीक है, वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है पर मोस्ट बोला गया तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएंगे। फिर डे टू रूटीन की जो चीजें होती हैं वो, द डिसीजन इन्वॉल्व्स एफिशिएंसी द मैनेजिंग द एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द डे टू डे बेसिस पे, तो एसेट मैनेजमेंट इसको बोलेंगे। फिर है आप लोगों का डेट इज नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बता चुकी हूं मैं आप लोगों का। इज नॉट नॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोलर मॉडर्न कॉर्पोरेशन, तो नॉर्मली नहीं है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो ये क्या है? एसेट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों के इतने क्वेश्चन इनफ रहेंगे या फिर करवा दूं और क्वेश्चन? चलो करवा देती हूँ, थोड़े और काफी हैं। देखो फिर है नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूट्स विद द स्टेक इन द फॉर्चून ऑफ द कंपनी आर नोन एज। ठीक है, फिर है फॉर्चून ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी का फ्यूचर डिसाइड कर रहा है आप लोगों का स्टेक होल्डर्स। ठीक है, फिर है आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट रिगार्डिंग द ईपीएस मैक्सिमाइजेशन एज अ प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म। जो प्राइमरी गोल है फर्म का वो क्या है? तो ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, ईपीएस का मतलब होता है कि जो प्राइमरी ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, और इसमें पूछा है आप लोगों का नोट प्राइमरी गोल नहीं है। तो ईपीएस मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स, ना जीना, ये प्राइमरी गोल इग्नोर्स द फर्म से अच्छा, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमाइज होएगा तो रिस्क कम होगा, ये तो होगा। ईपीएस मैक्सिमाइजेशन होगा, डज नॉट टाइमिंग और ड्यूरेशन एक्सपेक्टेड। ठीक है, ईपीएस नेचुरली रिक्वायर्स द रिटेन्ड। ठीक है, तो कंसर्न नहीं होगा जो नेट इनकम पर, यानी अगर ईपीएस इंक्रीज होगा यानी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमाइज करे अपने नेट प्रॉफिट में, तो ये नहीं होगा। फिर है आप लोगों का डेट इज अ कंसर्न विद द मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म स्टॉक प्राइस। फर्म की स्टॉक प्राइस में इंक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर की वेल्थ में इंक्रीज हो रहा है, तो फर्स्ट हो जाएगा 33 का फर्स्ट, शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फिर है आप लोगों का कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेस इंक्लूड्स 3 की ग्रुप्स,
3 की ग्रुप्स आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। ये मैंने आप लोगों को जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीडियो, जो भी मेरे फर्स्ट व्यूअर है मैं उनको बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स है, और HSSC CET वाले बच्चों के लिए बोल रही हूँ, क्रैश कोर्स है जिनका रिवीजन नहीं हुआ है, रिवीजन पर्पज से अभी आपके एग्जाम वो नहीं है, डेट भी नहीं है अभी फिलहाल, 25 को सोच रहे थे बट कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो मुझे नहीं लगता एग्जाम होगा। तो अगर आप लोगों को रिवीजन करना चाहते हो तो रिवीजन कोर्स ले सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, और उन रिवीजन कोर्स वाले बच्चों को मेरा मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री मिल जाता है, तो आप लोग ले सकते हैं मेरे कोर्स को और अभी भी रिवाइज कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक मेहनत की है, प्लीज बच्चों चाहे 2 घंटे पढ़ना पर छोड़ना मत, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेस इंक्लूड्स इन 3 की ग्रुप्स। 3 की ग्रुप्स कौन कौन से हैं आप लोगों के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और कॉमन शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिर है आप लोगों का आगे, 1 मिनट बच्चा, 2 ईयर, ओके 1 मिनट, डिक्रीज प्रेजेंट वैल्यू वुड, ओके देखो, इन 2 ईयर you are to receive 10,000 if the interest rate was suddenly decrease, interest rate suddenly decrease हो गई, ठीक है। the present value of the future amount you would, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसेंगे, you would rise, ठीक है। इसका अपना कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आप लोगों को कंपाउंडिंग ये वाला टॉपिक ना एक्चुअली एसएससी वालों का है ही नहीं, HSSC वालों का नहीं है, तो तुम लोग मत करना इसको, कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग बोलते हैं इसको इस वाले टॉपिक में, तो ये वाला नहीं है आप लोगों का। फिर है आप लोगों का, हाँ ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आप लोग बता देती हूँ क्योंकि थ्योरेटिकल है, एक बार करके चले जाना। इंटरेस्ट पेड अर्न ऑन द बोथ ओरिजिनल, ये आप लोगों को पता भी होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मैथ्स में पढ़ते हैं। द लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, जो लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव होता है वो आप लोगों को पता है, वैल्यूएशन यानी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का होता है। फिर है आप लोगों का ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये एक बारी कर लेना। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीवेंट थ्योरी, रिलीवेंट आप लोगों को पता है जो आप लोगों की रिलीवेंट और इररिलेवेंट थ्योरी है, गॉर्डन मॉर्डन, जो आप लोगों की इनमें से रिलीवेंट कौन सी है, तो गॉर्डन और रेसिडुअल थ्योरी कौन सी है आप लोगों की रिलीवेंट थ्योरी है, और गॉर्डन थ्योरी आप लोगों की रिलीवेंट थ्योरी थी, ठीक है मतलब। फिर उसके बाद है आगे a set of possible value that a random variable can assume and their associated probability occurrence are the referred to as the expected rate of return। फिर है the weighted, ये भी important है बेटा, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। फिर है the weighted average of possible return probab का है ये क्वेश्चन, तो आप लोगों का अभी फिलहाल के लिए इसको काट दीजिए। फिर है कैपिटल गेन, ओके हाँ, डैश ऑन कैपिटल गेन एंड करंट इनकम में इन्फ्लुएंस फॉर्म ऑफ कैपिटल, फर्स्ट इज लीगल स्टिपुलेशन, फिर है रेट ऑफ टैक्स, फिर है कैपिटल मार्केट कंडीशन, फिर है कॉस्ट ऑफ फ्लोटिंग, रेट ऑफ टैक्स, कैपिटल गेन जो है वो रेट ऑफ टैक्स पे डिपेंड करता है। नहीं, ये क्वेश्चन बेटा वही है कि कंपाउंडिंग और इनसे रिलेटेड है, ये आप लोगों का नहीं है, 1 मिनट छोड़ देना इसको, थोड़ा हाई लेवल जा रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया, ये क्वेश्चन कर लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन फॉर्म ऑफ डिविडेंड स्टॉक डिविडेंड होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आप लोगों का डैश इज अ फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी स्टेट्स दैट करंट सिक्योरिटी प्राइस fully reflect all information both public and private, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंट, वो जो प्राइस रिफ्लेक्ट करती है इंफॉर्मेशन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है। फिर उसके बाद ये थोड़े टिपिकल लेवल के क्वेश्चन चले गए आपके नेट लेवल के, तो आप लोग यहीं तक कर लेना बस, ठीक है। यहां तक मैंने आप लोगों के 44-45 के अराउंड क्वेश्चन करा दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। मैंने एक बार बस ये आइडिया देने की कोशिश करी है कि PYQs आप लोगों के कैसे आते हैं FM के, ठीक है। FM में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप लोग जो मैंने क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं, मैंने जो करवाया आप लोगों को वीडियो में, उसी को बार बार पढ़ते रहना मटेरियल को, बस उससे ज्यादा हाई लेवल आप लोगों का ना जाने की संभावना है, और MCQ करते रहना PYQ का। ये मैंने टॉप हार्ड क्वेश्चन लिए हैं, बहुत इजी नहीं थे, क्योंकि इजी तो आप लोग कहीं से भी कर लेते हो, इसलिए मैंने थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लिए थे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप खुद से भी MCQ की प्रैक्टिस करते रहिएगा,
और मैं बता चुकी हूँ, जो मेरे फर्स्ट व्यूअर है वो क्रैश कोर्स को देख सकते हैं एक बारी। मैंने पूरे आप लोगों के सिलेबस को कंप्लीट करवाने की कोशिश करी है। उसमें से कुछ टॉपिक है जैसे तो उनमें से और मैं एक आधी वीडियो ला दूंगी, जैसे ही एग्जाम की इंफॉर्मेशन आती है तो मैं और एक आधी वीडियो लाऊंगी आप लोगों के लिए। और जितना अभी तक करवाया है वो प्लीज बार बार रिवाइज करते रहिएगा। और एमसीक्यू यानी मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं आप लोगों को 10 उसी कोर्स में बिल्कुल फ्री, आप लोग उनसे भी मॉक टेस्ट लगाकर भी अपनी प्रिपरेशन को देख सकते हैं। ठीक है, अभी तक भी आप लोगों का कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो मतलब 25 को मुझे नहीं लग रहा एग्जाम होगा, बट स्टिल आप लोग अभी तक 6-7 घंटे पढ़ रहे थे तो प्लीज एकदम से कम मत करिएगा, डिमोटिवेट ना होइएगा बेटा। अगर यहाँ पे जाके आप लोग करेंगे ना, गच्चा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज आप लोग जैसे मान लो अभी तक 7 घंटे पढ़ते थे तो 2 से 3 कर दो, थोड़ा कम कर दो भले ही, बट बिल्कुल छोड़िएगा मत। ठीक है, एग्जाम होएगा ही अब तो। ठीक है, तो आप लोग प्लीज छोड़िएगा मत प्रिपरेशन को और पढ़ते रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिविटी एक दिन आप लोगों को जरूर जिताएगी, ये मेरा विश्वास है और आप लोगों को भी विश्वास होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का। मिलते हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।